यही वाला ये उठा बस इसको उठा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इलेक्शन कमीशन पे थोड़ी बात हमने आपको बताई थी। उसके बाद जो बाकी के पार्ट हैं, यानी कल हमने आपको शुरू कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन अगर हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है कितनी बड़ी चीज़ है। अब ये कितना बड़ा काम है, इसके पहले हम ये देखें कि अगर इलेक्शन कमीशन का काम इतना महत्वपूर्ण है तो संरचना में भी ये बात ध्यान में रखी गई है। यानी इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो संविधान में आप जानते हो कि ये लिखा गया है कि भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 324 में और 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त होंगे। और बल्कि भारत में संविधान में क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों का भी प्रावधान किया गया है। ये आर्टिकल 324 में है। तो 93 के पहले भारत में एक निर्वाचन आयोग में केवल एक ही व्यक्ति होता था, लेकिन 93 में दो अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति हो गई। तो पहले हुआ करता था कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त, अब ये हो गए 1+2, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। ये अपने आप में मामला बना रहेगा। इसका मतलब 1993 में व्यवहारिक रूप में, क्योंकि संविधान में लिखा गया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा, तो अन्य आयुक्तों की संख्या नहीं 2 है 3 है, लेकिन 93 में 3 बना दिए गए। और इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जहाँ तक क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त की बात है, केवल पहले लोकसभा चुनाव में 52 में भारत में क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद भारत में कभी क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त नहीं हुआ। लेकिन आज की डेट में ये 3 सदस्यीय संस्था है और ये हुआ 1993 में। इसके पीछे कहानी ये दिलचस्प है कि अब देखो दोस्तों, टीएन शेषन, भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने टीएन शेषन, तो उन्होंने पूरे निर्वाचन आयोग को बिल्कुल इतना प्रभावी बना दिया। इस बात से ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति भी चाह ले तो भारत में कमाल कर सकता है। कई बार हम सामान्यतः कहते हैं अकेला चना भार नहीं फूटता, लेकिन दोस्तों अगर अकेला चना प्रभावी हो जाए तो कड़ाही तो भी फूट सकता है। तो टीएन शेषन इतने पावरफुल व्यक्ति थे, या उन्होंने इस पद का ऐसा उपयोग किया। और एक कहानी ऐसी मानी जाती है कि देवीलाल हरियाणा के उसमें बड़े प्रसिद्ध नेता थे, कांग्रेस विरोध के बड़ी आवाज़ थे। और आप जानते हो किसी को भी चुनाव चिन्ह देना, अभी महाराष्ट्र में बड़ा बवाल हुआ था कि तीर धनुष किसको दिया जाए, तो तीर धनुष शिंदे गुट को दिया गया और कहा गया यही इसलिए शिवसेना है। इस पर भी बड़ी लोगों की नाराजगी थी। लेकिन किसी को भी चुनाव चिन्ह आवंटित करना ये निर्वाचन आयोग का काम है। और देवीलाल एक विशेष चुनाव चिन्ह मांग रहे थे। टीएन शेषन ने कहा नहीं, वो हम चुनाव चिन्ह आपको नहीं देंगे। अब देवीलाल ने उसमें दबाव बनाने का काम किया और टीएन शेषन ने मना कर दिया। और कहा जाता है कि देवीलाल ने कहा कि हम आपको देख लेंगे, और देवीलाल ने बाकी सब लोगों को मिलाकर ये कहा कि टीएन शेषन की शक्ति को थोड़ा कम किया जाए। और फिर भारत में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का भी प्रावधान हो गया। क्योंकि संयोग की बात है कि देवीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री बने, बीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन इसके बावजूद टीएन शेषन ने उन्हें अपने मन पसंदीदा चुनाव चिन्ह दिया नहीं। तो आप ये समझ सकते हो कि भारतीय संविधान निर्माता कितने जागरूक थे इस बात को लेके कि सत्ता में बैठे लोग किसी पे भी दबाव का प्रयोग कर सकते हैं। जो सत्ता में बैठे लोग किसी पर दबाव का प्रयोग न करें, ये संस्थाएं स्वायत्त रूप में काम करें, इसीलिए प्रावधान किया गया था निर्वाचन आयुक्त का। अब 3 सदस्यीय संस्था हो गई। बाद में टीएन शेषन ने इसे उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती दी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि नहीं, अगर 3 सदस्यीय संस्था है तो लोकतंत्र में कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में तो ऐसा संभव है कि भाई एक
क्योंकि कोई एक ही व्यक्ति शासन सत्ता का प्रयोग करेगा जरूरी नहीं है। तो आज की डेट तक निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है और संविधान में लिखा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संविधान में इस बात का उल्लेख है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति होंगी। जैसे बिल्कुल जैसे सीएजी के बारे में लिखा गया है दोस्तों, अगर ये लिख दिया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति होगी, इसका मतलब होता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी बिना संसद की बहुमत से प्रस्ताव से हटाया नहीं जा सकता। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करेगा। तो हमारे यहाँ सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करेगा, और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि ऐसे पदों को काफ़ी स्वायत्तता दी गई है क्योंकि काम इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी आप देखेंगे, इसका मतलब है कि फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है। तो संविधान में तो लिख दिया गया, इसलिए संसद ने एक्ट बनाया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कहा गया है, यानी इलेक्शन कमिश्नर का भी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऐसा संसदीय विधि के द्वारा तय कर दिया गया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मान लीजिए किसी निर्वाचन आयुक्त को अगर आप 6 वर्ष नहीं देंगे, कई बार सरकार देखिए उसमें बड़ा लफड़ा करती है। अब सामान्य सरकार ने किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया 62 साल में, तो उसका कार्यकाल 3 ही साल बचेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। कई बार सरकारें जानबूझकर ऐसी संस्थाओं को कमजोर कर देती है। अगर किसी को 6 साल कार्यकाल मिला तभी तो वही प्रभावी रूप में कार्य कर पाएगा, तो कार्यकाल है। और अभी आपने देखा होगा, अब 2023 में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आया, संविधान में लिखा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और यही हमारे संविधान का प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 2023 के एक महत्वपूर्ण निर्णय में बात कह दी। उच्चतम न्यायालय ने ये बात बदल दी। 2023 के निर्णय में कहा कि अब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगा जिसकी अनुशंसा एक समिति करेगी, और इस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और लोकसभा में विपक्षी दल का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता होगा। लोकसभा में दूसरे सबसे बड़े दल का नेता या विपक्षी दल का नेता होगा। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन उच्चतम न्यायालय ने दिया। इसका मतलब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब राष्ट्रपति ही अपॉइंटमेंट कर देगा, ये बात ठीक नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति में भाई चीफ जस्टिस होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें विपक्षी दल का नेता भी होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री हो गया कार्यपालिका से, लोकसभा का नेता इसका मतलब विधायिका का संसद का रिप्रेजेंटेशन आ गया, और न्यायाधीश का भी रिप्रेजेंटेशन होगा क्योंकि न्यायाधीश किसी पार्टी से है नहीं। और आपको बताएं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में पहले से भी इलेक्शन रिफॉर्म के अंतर्गत ये बातें कही जाती रही हैं। यानी पहले से तमाम जो आयोग बने संविधान की समीक्षा को लेकर, उन्होंने भी कहा कि भाई निर्वाचन आयोग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और निर्वाचन आयुक्तों पर विवाद आज का नहीं है, वो विवाद तभी शुरू हो गया जब हमारे यहाँ नवीन चावला को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया था। और नवीन चावला को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर आपत्ति इसलिए थी क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई देखो, यहाँ पे तो फ्री एंड फेयर काम करने के लिए निर्वाचन की शर्तें होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब निर्वाचन ही किसी व्यक्ति की नियुक्ति ही सही नहीं होगी तो फ्री एंड फेयर क्या काम करेगा?
और ये बात नवीन चावला के साथ कैसे शुरू हुई? और संयोग की बात है कि नवीन चावला की आपत्ति पे कांग्रेस ने चूंकि उनका अपॉइंटमेंट किया था, उस समय सारे विपक्षी दलों को बड़ी आपत्ति थी। तो आप पूछोगे नवीन चावला को लेकर इतनी बड़ी आपत्तियां क्यों थी? क्योंकि दोस्तों नवीन चावला को लेकर अगर हम देखें, आपत्ति का मूल कारण ये था कि नवीन चावला के नाम पर, चूंकि आप जानते हो नवीन चावला पहले से आईएएस ऑफिसर थे और आईएएस ऑफिसर रूप में वो दिल्ली में काम किए थे। और जब आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था तो आपातकाल की जांच के लिए शाह कमीशन बना था, जस्टिस जेपी शाह। तो शाह कमीशन ने नवीन चावला के ऊपर बड़ी टिप्पणी की थी। शाह कमीशन ने कहा कि नवीन चावला ने तो पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम किया। आप जरा सोच के देखो, किसी सिविल सेवक को दोस्तों पार्टी लाइन पे काम नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे आईएएस कोई पार्टी का थोड़ी होता है, आज कोई पार्टी है, कल आईएएस है, जज है, इसको पार्टी लाइन पे तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। और सवाल है कि नवीन चावला एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर किसी जज की कमेटी ने तरह ऐसा टिप्पणी दी, उसी तरह महत्वपूर्ण के पद कैसे दे दिया गया? तो लोगों ने इस बात पे आपत्ति उठाई। तो निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति के मामले में विवाद पहले से चला रहा था और अगर ऐसा न्यायपालिका ने किया तो ऐसा कोई अन्यथा नहीं किया, ये ठीक है। ये हमारे यहाँ, क्योंकि देखो दोस्तों निर्वाचन लोकतंत्र का मूल है, उसी निर्वाचन से सब आएगा और हकीकत ये है कि जो भी सत्ताधारी दल होगा वो कभी भी अपना पद छोड़ना नहीं चाहता। अरे दोस्तों जिसको राष्ट्रपति भवन मिल जाए और राष्ट्रपति भवन से बाहर जाना चाहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी को बाहर कर देता है। और इलेक्शन कमीशन क्या हो तो जनता बाहर करती है। तो जनता की इच्छा को सत्ताधारी दल तोड़ मरोड़ न ले, उसी को निगरानी करना इलेक्शन कमीशन काम है। तो ये भारत में लोकतंत्र के मजबूत होने का बड़ा प्रमाण है दोस्तों। कई बार आप देखो बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, यानी विकासशील देशों में चुनाव हो जाता है, उसके बाद हंगामा। ब्राजील में आपने देखा होगा, अरे भाई जब जनता की इच्छा आ गई, देखो हमारे यहाँ भी कई लोग कह देते हैं कि जब चुनाव हार जाएंगे कहें ईवीएम खराब है। तो दोस्तों ये प्रवृत्ति हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं को दिलासा ले जाते हैं, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाते हैं चिंता मत करो, हम नहीं आ रहे, ईवीएम खराब है। ऐसा वैसा ईवीएम खराब है नहीं। और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमारे निर्वाचन आयुक्त में, चलिए नियुक्ति का तरीका अभी उच्चतम न्यायालय ने बदल दिया, इसलिए कहा भी जाता है कि भाई उच्चतम न्यायालय तो हमारे यहाँ बड़ा पावरफुल है, जो किसी भी बात में परिवर्तन कर सकता है। भाई लॉ बदलने का अधिकारी तो पार्लियामेंट के पास है, उच्चतम न्यायालय के पास है। अब सवाल ये है, हमारे यहाँ पहले भी आप देखोगे थोड़ा सा, शायद इलेक्शन कमीशन को कह तो दिया गया कि सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की प्राप्त होंगी, लेकिन दोस्तों थोड़ा गड़बड़ मामला है। गड़बड़ मामला इसलिए है कि भाई देखो सीएजी, यूपीएससी जो उसके समानांतर संस्थाएं हैं, उच्चतम न्यायालय, उनका सारे प्रशासनिक अधिकारियों पर अपना नियंत्रण होता है। लेकिन निर्वाचन आयोग को जब भी चुनाव करवाना होता है तो बाहर से आईएएस ऑफिसर लेता है। निर्वाचन आयोग के लिए जो काम करते हैं पदाधिकारी हैं, उन अपना उसका कोई सचिवालय नहीं है, यानी उसकी कोई अधिकारियों की टीम नहीं है। तो कई बार कहा जाता है भाई इलेक्शन कमीशन तो उन अधिकारियों पर डिपेंडेंट है जो सीधे उसके कंट्रोल में नहीं होते। अच्छा ये भी अब लूप होल देखेंगे, बड़ा खामी है कि हमारे यहाँ संविधान में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा संसद के विशेष बहुमत के प्रस्ताव पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त करने के लिए न्यायाधीश जैसी प्रणाली है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए ये बात नहीं है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में ये कहा गया है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को संसद के प्रस्ताव से हटाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रस्ताव से हटा देगा। तो आप याद रखो गोपाल स्वामी आयंगर जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और उसके बाद बनने वाले थे नवीन चावला, तो गोपाल स्वामी ने तो बड़ी आपत्ति कर दी थी। गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति को कह दिया कि नवीन चावला को मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब बनाइए, इन्हें पद से हटा दीजिए। ये बड़ा विवाद था, बड़ा ऐतिहासिक विवाद हुआ। लेकिन अंतिमतः राष्ट्रपति ने कहा नहीं भाई आपकी कहने से हम नहीं हटाएंगे। तो कई लोग कहते हैं भाई ये सुधार की आवश्यकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से हटाएगा। इसका मतलब आप पूछेंगे दोस्तों कि इसका मतलब क्या है, तीनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां अलग अलग हैं? तो हकीकत की बात है निर्वाचन आयोग एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, सामूहिक संस्था है, तो उसमें अलग अलग शक्तियां कैसे की जा सकती है? तीनों आयुक्तों की शक्तियां हम अलग अलग कैसे करेंगे?
ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ भी इस पर आपत्ति दर्ज की जाती है कि भाई ये देखो, ये तरीका ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हटाने के तरीके में फर्क है। तो यहाँ भी बदलाव की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा भी भाई ये भी चेंज करिए। और दोस्तों ये भी बड़ी ध्यान देने की बात है, मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी, यूपीएससी, सबके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पे है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर नहीं है। संचित निधि पर भारित नहीं है। तो दोस्तों ये भी ऐसा लगता है, इसीलिए जब कहा जाता है भारत में इलेक्शन रिफॉर्म, चुनाव सुधार, अरे दोस्तों चुनाव सुधार सबसे प्रभावशाली तब होगा जब इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही कमजोर रहेगा तो चुनाव सुधार फिर कैसे होगा। इसलिए अभी देखिए उच्चतम न्यायालय को इंटरफेयर क्यों करना पड़ा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय कह रहा है भाई, जो याचिकाकर्ता ने कहा कि आप देखो अभी कम से कम 10-15 साल का पूरा रिकॉर्ड आप देख लो, तो हो क्या रहा है, किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 6 साल कार्यकाल नहीं मिल रहा है। और स्वाभाविक तौर पर सरकार प्राथमिकता देती है कि ऐसे ही व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सके जो सरकार के पक्ष को ले। हाँ, अगर आप संविधान में पूछोगे, जैसे हमारे न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने के बाद किसी कम से कम न्यायालय में प्रैक्टिस करने की बात नहीं है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करेगा तो देश के किसी न्यायपालिका में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के जज अगर अवकाश प्राप्त करेंगे तो उन कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहां वो जज के रूप में काम कर चुके हो। लेकिन न्यायपालिका यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में बात सही नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन में फिर आप देखोगे, हमारे यहाँ पहले भी कई इलेक्शन कमीशन ऐसे रहे हैं जिन्होंने खेल मंत्री का पद ले लिया, राज्यसभा के मेंबर हो गए, उसमें गिल साहब थे, उनका बड़ा नाम था। तो इसका मतलब है कि अगर सीएजी के बारे में कहा गया है कि वो अवकाश प्राप्त के बाद राज्य के अंतर्गत कोई पद धारण नहीं करेगा, तो ये बात तो इलेक्शन कमीशन के बारे में होनी चाहिए। यूपीएससी के चेयरपर्सन के बारे में कहा गया है कि अवकाश प्राप्त के बाद राज्य के अंतर्गत कोई पद धारण नहीं करेगा, तो उसमें दोबारा पद धारण करने के लालच में कई बार ऑफर मिल जाता है सरकार की तरफ से। तो जब ये कहा गया है कि सीएजी अवकाश प्राप्त के बाद पद धारण नहीं करेगा, यूपीएससी का चेयरपर्सन अवकाश प्राप्त के बाद पद धारण नहीं करेगा, ये बात तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के किसी कमिश्नर को भी अवकाश प्राप्त के बाद कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संविधान में कोई मनाही नहीं है। तो इसका मतलब ये इसके स्ट्रक्चर हो गए, ये कार्यकाल हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, हटाने का तरीका हो गया, जिसमें रिफॉर्म की बात की जा रही है। और खैर एक रिफॉर्म तो उच्चतम न्यायालय ने कर ही दिया है कि किस तरीके से उच्चतम न्यायालय ने कहा। और कहीं ना कहीं आप ये भी कहोगे कि इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय हो गया, ये भी एक रिफॉर्म था, लेकिन ये रिफॉर्म कम है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन का ऐसा अधिकारियों का पूरा समूह होना चाहिए जैसा यूपीएससी का है, जैसा सीएजी का है। इसमें कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि भाई देखो 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, तो अब उसके लिए इतना भारी भरकम अधिकारियों की टीम बना दी जाए तो बाकी दिन क्या करेंगे वो। लेकिन आज तो आप देखोगे भारत में हर साल ही चुनाव हो जाए, हुए चले जा रहे हैं। अब आप देखो जरा दोस्तों, इलेक्शन कमीशन काम पर आ जाए। ये तो संरचना होगी। अच्छा, संरचना का मतलब इसे हमारी बॉडी की एक संरचना है। संरचना का मतलब हड्डी है, मांस है, और कार्य मतलब हम पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, धावक है। तो संरचना और कार्य में फर्क होता है। संरचना का मतलब इसे भवन का पिलर होता है, वो स्ट्रक्चर है। और भवन किस लिए है, वो क्लास चलाने के लिए है, रहने के लिए है, उसका कार्य है। तो हर चीज़ का स्ट्रक्चर और कार्य की बात कर सकते हैं। जैसे वाहन का स्ट्रक्चर है, इन वाहन कार्य क्या है, उससे ट्रैक्टर, उससे ईंटा ढोना है, उससे सामान ढोना है, उससे यात्रियों को ढोना है, काम अलग अलग हो सकते हैं। तो यह है स्ट्रक्चर। अब जरा देखें कि इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या है। ये भी बात आपको बताते चले आगे कि दोस्तों संविधान में तो लिख दिया गया कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा, लेकिन व्यवहार में आप देखोगे हर बात संविधान में नहीं लिखी गई है। हकीकत यह है कि पूरे भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और फिर 2 अन्य आयुक्त हैं। क्योंकि आप देखते हो कि क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति पहले लोकसभा चुनाव के बाद नहीं की गई।
उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखोगे प्रत्येक राज्य में भी तो एक इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो राज्य में क्या होगा, प्रत्येक राज्य का एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, प्रत्येक राज्य का एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा, सीईओ होगा। प्रत्येक राज्य का एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा। दोस्तों ये कुल मिला के आईएएस ऑफिसर होता है, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ। तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद संविधान में नहीं है, ये व्यवहारिक रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसको नियुक्त कर देता है, क्योंकि हर राज्य में इलेक्शन कमीशन काम तो रहता ही है और काम पर अभी आएंगे। उसके बाद प्रत्येक जनपद में एक निर्वाचन आयोग का जो डीएम होता है वही जनपद चुनाव अधिकारी भी होता है, वो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, तो होता है जनपद निर्वाचन अधिकारी। तो जनपद का जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो जिले का जिलाधिकारी ही है, डीएम ही है। प्रत्येक जनपद अधिकारी को एक अतिरिक्त काम दिया जाता है। तो आप पूछोगे सर इसके काम क्या है, फिर इलेक्शन कमीशन का काम तो बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव करवाना, लेकिन जरा संविधान से शुरुआत करें। तो दोस्तों संविधान में जो 324 में बात की गई है, क्योंकि आप जानते हो संविधान तो केवल इलेक्शन के लिए 5 आर्टिकल देता है, 324 से 329, 324 से 329। अब 5 का आर्टिकल में सारी बात तो लिखी नहीं जा सकती। इसका सीधा सा मतलब है कि बाकी के लिए हमें विधि का निर्माण करना होगा। लेकिन इसमें काम क्या लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के निर्वाचन का दायित्व किसका है, इलेक्शन कमीशन का। ये संविधान में लिखा गया है। अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निर्वाचन आयोग से ही किए जाते हैं। वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। हाँ, बस आपको ध्यान रखनी है, पंचायत और नगर पालिकाओं का निर्वाचन ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। पंचायत का निर्वाचन, नगर पालिकाओं का निर्वाचन, ये निर्वाचन आयोग के दायरे में नहीं आता। तो अब आप समझ सकते हो दोस्तों, अब ये निर्वाचन कराना एक बड़ा काम है भाई। इतनी बात लिख देने से कि निर्वाचन कराया जाएगा, निर्वाचन की नामावली तय की जाएगी, इससे तो बात बनेगी नहीं दोस्तों। निर्वाचन के लिए आप देखते हो, निर्वाचन में खिलाड़ी आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, मतदाता आते हैं, उसको कराने के लिए अधिकारी आते हैं, सबके लिए सारे नियम कानून बनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ अब इस चुनाव को करवाने के लिए असली मामला तो पार्लियामेंट के पास गया। यहाँ तो अभी केवल संविधान ने कह दिया, अब संसदीय अधिनियमों की आवश्यकता हुई। और निर्वाचन के लिए जो हमारे यहाँ संसदीय अधिनियम बना वो है 1950, और फिर संसदीय अधिनियम 1951। और इसे क्या कहते हैं, संसदीय अधिनियम कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 ये संसदीय अधिनियम है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसके अलावा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल और सिंबल रूल, ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैसे, यानी चुनाव चिन्ह के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने नियम बना रखे हैं कि कैसे एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंबल फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी चुनाव चिन्ह के लिए इसने अलग नियम बना रखे हैं चुनाव चिन्ह के लिए। और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन यानी निर्वाचन के लिए, निर्वाचन और चुनाव चिन्ह दोनों के लिए इलेक्शन कमीशन नियम बनाता है।
इसलिए दोस्तों अब आप ये देख सकते हो, निर्वाचन के लिए भी, यानी चुनाव चिन्ह के लिए भी और निर्वाचन के कंडक्ट के लिए इन लॉ तो बनता है, लॉ को सप्लीमेंट करने के लिए रूल बनता है। रूल एक तरीके से क्या है, प्रदत्त विधान है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, और लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर रूल बनाए जाते हैं। और आपको हम बात याद दिला दें, अब ये रूल क्यों बनेंगे, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बनते क्यों हैं। अब जरा देखो महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र में विवाद था तो स्वाभाविक रूप में बीजेपी ने सरकार वहाँ बना लिया। अब बीजेपी ने सरकार बनाए तो बीजेपी के हाथ में होगा, तब तो चुनाव चिन्ह वो अपने पार्टी के सहयोगी को दे देगी, वो चुनाव चिन्ह तो अपने पार्टी के सहयोगी दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन की बात की है। इलेक्शन कमीशन तय करेगा चुनाव चिन्ह किसको मिले, इलेक्शन कमीशन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तय करेगा। लेकिन आप देखोगे कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है बड़ा सीमित है, मेन मामला तो 51 में है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में क्या है, जो लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन होता है। परिसीमन का मतलब है लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण, चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण। अभी अपने कश्मीर में परिसीमन हो रहा था, तो हमारे यहाँ दोस्तों इलेक्शन कमीशन, इन्हें बात ध्यान में रखने की है, राज्यों की विधायिकाओं ने कानून नहीं बनाया है चुनाव के लिए, ये बात बड़ी ध्यान से सुनने की है। हमारे यहाँ राज्य की विधायिका कानून बनाती है चुनाव के लिए, कि वो पंचायत और नगर पालिका, जहाँ तक पूरे भारत में निर्वाचन के लिए विधि के निर्माण का अधिकार है इलेक्शन कमीशन है। इसलिए आप देखोगे दोस्तों, संघवाद में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, CAG। हमारे यहाँ ये भाई लेखा परीक्षण संघ राज्य के बीच बटा नहीं है, इलेक्शन का अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया है, ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। UPSC, इसमें राज्यों का आरोप यह है कि भाई संघ ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन हकीकत की बात है अब ये संस्थाएं कोई पॉलिटिकल पार्टीज थोड़े हैं। अरे दोस्तों, इलेक्शन कमीशन न संघ का है न राज्य का है, CAG न संघ का है न राज्य का है। तो जो आरोप लगाते हैं कि नहीं पार्लियामेंट्री के कानून बनाती है, संघ सरकार का प्रभाव ज़्यादा है, संघवाद में राज्यों को शक्ति नहीं दी गई, ये आलोचनाएं बहुत प्रभावी नहीं है, ये आलोचनाएं उतनी गंभीर नहीं है। क्योंकि मामला ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन बाकायदा निर्वाचन कराता है, अब उन्हें संघ के अंतर्गत होता है, राज्य के अंतर्गत नहीं। तो आप दोस्तों सोचिए, राजीव गांधी को एक बार 400 सीट मिली, 2 बार चुनाव हार गए। इंदिरा गांधी 71 में आया कि देवी हैं, दुर्गा हैं, 77 में चुनाव हार गई। ये बड़ा कहानी है दोस्तों, ये प्रमाण है हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन के फ्री एंड फेयर होने का भाई। और आपको याद रखें, हमने कितने एग्जाम्पल आपको बताए, बीजेपी पंजाब में हार गई जबकि बीजेपी की सरकार संघ में है। तो अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी का ही होता तो स्वाभाविक रूप में फिर तो बीजेपी जहाँ चाहती है वहाँ जिता लेती। दोस्तों, न ये बीजेपी का है, न कांग्रेस का है, न आम आदमी पार्टी का है, ये किसी का नहीं है, ये संविधान का है, रूल का है, रेगुलेशन है। जैसे दोस्तों भारतीय जनता अपनी इच्छा व्यक्त कर सके, यही तो बात है। तो लोकसभा क्षेत्रों का जो परिसीमन का काम है वो संसदीय अधिनियम 1950 के द्वारा होता है, लेकिन जो बड़ा काम है 1951 के द्वारा, इसमें बहुत बड़ा काम होता है। 51 चुनाव कराने के लिए तो 51 ही मूल है। इसमें यह भी होता है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव तिथि की घोषणा करता है। अब देखो दोस्तों, ये सब बात संविधान में तो लिखी नहीं गई, और संविधान में लिखी जाती है, जरा सोच के देखो, इलेक्शन कमीशन के लिए कम से कम 20 पेज देना पड़ता, तो ये संभव नहीं था। इसलिए संसदीय विधियों की आवश्यकता पड़ती है कि भाई संविधान में मेन रूल लिखे जाएंगे, हर चीज संविधान में नहीं लिखी जा सकती। तो चुनाव तिथि, अब देखिए हिंदुस्तान जैसे देश में चुनाव तिथि की घोषणा करना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें तो क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन, बात ध्यान में रखने की है, जब कहीं इलेक्शन होता है तो अधिसूचना पहले जारी होती है, अधिसूचना नोटिफिकेशन। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेगा, और विधानसभा चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल जारी करेगा। पहले अधिसूचना जारी होती है, अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति और राज्यपाल, लेकिन चुनाव की तिथियों घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त, सरकार नहीं।
अब आप जानते हो इसमें कितनी बड़ी बात है। अगर सरकार चुनाव तिथि की घोषणा करे तो सरकार अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकती है। सरकार को पता चले कि अभी हमारा यहाँ माहौल नहीं बन पा रहा है तो 2 महीने लेट चुनाव हो जाएगा या 4 महीने पहले करा लिया जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी से पूछता है, और इतने बड़े देश में दोस्तों चुनाव की डेट निर्धारित करना कितनी बड़ी काम है, आप इसे सोच सकते हो। आप देखो हमारे यहाँ जब एक शादी ब्याह छोटा सा होता है तब उसमें डेट रखने में कितनी परेशानी होती है। पता है चिन्ह मुन्नो कोई पेपर है तो मौसी जी के यहाँ कोई उनकी फसल नहीं कटी है तो भैया कहीं रहते हैं मुंबई से नहीं आ पाए हैं। इतने बड़े देश में इतना बड़ा मौसम, भाई कहाँ कहीं ठंडी पड़ रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं बरसात है, और त्यौहार नहीं होना चाहिए। अब ऐसा समय चुनाव हो, ना दशहरा हो, ना दीपावली हो, ना ठंडी हो, ना गर्मी हो, ना बरसात हो, ऐसे देश में चुनाव कराना फिर बड़ा मुश्किल काम होता है। इसे कभी आप ध्यान दोगे दोस्तों, जो संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाएं हैं वो लगभग सितंबर अक्टूबर में होती है। उस समय देश में लगभग एक ठीक ठाक मौसम रहता है, क्योंकि इतने बड़े देश में बड़ी विविधता है। और चुनाव तिथि की घोषणा करना, इसीलिए राजनीतिक दलों को मान्यता देना। अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी अखिल भारतीय पार्टी बन गई, ये भी काम चुनाव आयोग का है, दलों को मान्यता देना। फिर उसके बाद ये कहना कि चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये तो मान्यता ही है, यद्यपि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 51 के हिसाब से नहीं है। दलों को मान्यता देना, वोटों की गणना करना, पर्यवेक्षकों की नियुक्त करना, और कौन से आचरण भ्रष्ट होंगे, धर्म के आधार पर वोट मांगना, पैसे दे के वोट मांगना, ये सब भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में शामिल है, जो मना किए गए हैं, जो हमारे यहाँ प्रतिबंधित हैं कि इस आधार पर अगर वोट मांगेंगे तो चुनाव फिर रद्द हो सकता है। तो चुनाव तिथि की घोषणा, दलों को मान्यता देना, भ्रष्ट आचरण की बात करना, और उतना ही नहीं, इसके बाद तो ये भी लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन मतों गणना करेगा, मतों गणना, चुनाव परिणाम घोषणा करना, ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में है। और पर्यवेक्षकों की तैनाती करना, और ये काम कितना बड़ा है जरा सोच के देखिए। इलेक्शन कमीशन हर 3 किलोमीटर दायरे में एक पोलिंग बूथ निर्मित करता है। और गुजरात में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, गिर फॉरेस्ट, पूरे गिर फॉरेस्ट में उस एरिया में एक है मंदिर अंदर। अब उस साधु बाबा के वोट के लिए इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ता है। अब जरा सोच के देखो, इलेक्शन कमीशन काजीरंगा के जंगलों से होता हुआ हाथी पर बैठ के लोग जाते हैं। लद्दाख में क्या पता चला कि वहाँ की 1 किलोमीटर में एक ही घर है, उसके लिए भी इलेक्शन बूथ चाहिए। तो भारत में इतनी बड़ी दोस्तों 90 करोड़ मतदाता, आप याद रखो भारत में चुनाव अपने आप में कि इतना बड़ा काम है जो दुनिया में शायद ही कहीं होता होगा। 90 करोड़ मतदाता का मतलब समझ रहे हो कि 28 यूरोपीय देश मिल जाए, कनाडा और अमेरिका, 30 देशों में एक साथ चुनाव कराना इज इक्वल टू इंडिया में चुनाव कराना। ये 90 करोड़ तो मतदाता हमारे यहाँ है। इसलिए जो भारत में लोकतंत्र की बात करते समय बड़ी बड़ी कहते हैं हमारा ऑस्ट्रेलिया जैसा क्यों नहीं है, फिनलैंड जैसा क्यों नहीं है। अरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया फिनलैंड की कहानी हमसे कंपेयर हो सकती है। एक बार तो हमारे कुरैशी साहब ने कहा भी, अपनी किताब में लिखा कि वो फिनलैंड का चुनाव देखने गए थे, तो वहाँ चुनाव ना होता है तो वहाँ पे लोग स्याही नहीं लगाते नाखून में, हमारे लोग स्याही लगाते हैं। उन्होंने पूछ लिया कि भाई आप स्याही नहीं लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मतलब स्याही क्यों लगाऊं? तो उन्होंने कहा अरे भाई कोई दोबारा आके वोट दे दे। तो उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे सोच सकते, दोबारा कैसे कोई वोट दे देगा? आप कहा हमारे यहाँ दोस्तों देखो, एक बार कोई साड़ी पहनकर वोट आता है देने आएगा, फिर सलवार सूट पहन के वोट देने आएगा। तो दोस्तों बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है इतने बड़े देश में, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और इस तरीके से निर्वाचन आयोग हमारे यहाँ निर्वाचन कराता है। तो दलों के पंजीकरण से लेकर उनकी मान्यता से लेकर पर्यवेक्षकों की तैनाती, चुनाव तिथि की घोषणा, चुनाव परिणाम घोषित करना, ये सारे काम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में शामिल होते हैं। ये सारे काम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के पार्ट है। अब ये कमाल का मामला है। अब जरा दोस्तों देखो, अब ये जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अगर ये कार्य कर रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, तो अब इसकी भूमिका देखें क्या एक्ट से, क्योंकि संविधान और एक्ट से आप सही बात नहीं समझ पाओगे। अरे इलेक्शन कमीशन को देखना हो तो अब व्यवहार में जाओ, अब व्यवहार में आओगे तब पता चलेगा। अब व्यवहार में कैसे मामला बदल गया।
इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के काम थोड़े सिंपल दिख रहे हैं, लेकिन अब निर्वाचन आयोग में ये काम देखते समय थोड़ा व्यवहार पर आ जाओ। अब इलेक्शन कमीशन का ये काम देखते हुए जरा व्यवहार की बातें करिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको लगेगा, बड़ा दिलचस्प मामला रहेगा। और व्यवहार ये है कि दोस्तों भारत में देखो, पहले लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। 1971 के बाद भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। अलग अलग होने लगे, तो ये पहला तो ये लफड़ा गया। जरा सोच के देखिए, 1971 के बाद भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होने लगे। तो दोस्तों यहीं से तो लफड़ा पैदा हुआ। अब जरा सोच के देखो, अरे भारत जैसे विशाल देश में यार 71 के पहले चुनाव एक साथ होते थे, अब तो हर तीसरे महीने कोई ना कोई चुनाव आ रहा है। पहले यकीन मानो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम याद रखना जीके का बड़ा सवाल होता था, लोगों को पता ही नहीं होता था। अब तो पता चला कर्नाटका है, उसके बाद राजस्थान आएगा, उसके बाद फिर एमपी आएगा, यानी हर 3 महीने में एक चुनाव ही हो रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी है जब दोस्तों हम पता चले चुनावी मूड में है। भारत में कितने चुनाव हो रहे हैं यार, लोकसभा का अलग, विधानसभा का अलग। अच्छा, चुनाव भी कई प्रकार के होते हैं, उपचुनाव, एक आम चुनाव, ये सब इलेक्शन कमीशन का रहता है। तो आप याद रखिए दोस्तों, आम चुनाव का मतलब है 5 सालों के बाद एक चुनाव करवाना। ये क्या है? आम चुनाव। आम का मतलब है मैंगो चुनाव नहीं, मैंगो का वो आम नहीं है, मुख्य चुनाव। तो 5 साल के बाद चुनाव होने वाला आम चुनाव। अच्छा, मध्यावधि चुनाव होता है, मिड टर्म इलेक्शन होता है, यानी विधानसभा या लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल के बीच में ही कोई चुनाव हो गया, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, इसके मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन। और दूसरा होता है उपचुनाव। अब कोई सीट खाली हो गई, किसी सीट के खाली होने से चुनाव हो तो उपचुनाव, बाई इलेक्शन। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल पूर्ण होने के बीच में पहले चुनाव हो जाए, ये क्या है? मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन। और आम चुनाव का मतलब है 5 साल के बाद। तो हकीकत की बात है कि भाई 5 साल के बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है इसे आम चुनाव कहते हैं, मुख्य चुनाव। आम चुनाव का मतलब है मुख्य चुनाव, सामान्य चुनाव। तो हर चुनाव इलेक्शन कमीशन का रहता है। अब यार देखो, ये तो हो गया है कि पता चला कि इलेक्शन कमीशन हर तीसरे महीने चुनाव ही करवा रहा है। और इतना ही नहीं, एक भारत में और चेंज हुआ दोस्तों। जिस फूलपुर लोकसभा सीट को भी नेहरू रिप्रेजेंट करते थे, उसी को अतीक अहमद ने रिप्रेजेंट किया। ये संयोग की बात थी। इसका मतलब है चुनाव में अपराधियों का प्रभाव बढ़ने लगा, डॉन आने लगे। बिहार से आप देख रहे हो, आनंद मोहन डॉन, अतीक अहमद डॉन। अब हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई भी कभी आ जाए इसमें, भाई चुनाव में भाई जब इतने सारे डॉन है तो हम भी आ ही जाते हैं। और हमारे यहाँ तो एक से डॉन है। अब सवाल है दोस्तों, ये बताओ, चुनाव में तो हमने, लोकतंत्र में तो हमने सुना था सहमति का महत्व होता है। भाई लोकतंत्र में तो हमने ये कहा था बटन दबाओ, चुनाव का बटन दबाओ और परिणाम पाओ। अब यहाँ बटन दबाने के बजाय ट्रिगर बंदूकी दब रही है। तो दोस्तों ये लोकतंत्र है या कोई तमंचे पे डिस्को वाला खेल है? अब ये कमाल की बात है, अपराधी राजनीति में आ गए, अपराधी राजनेता बनने लगे। अपराधी राजनीति में आ गए, अपराधी राजनेता बनने लगे। अभी कमाल की बात है, राजनीति में आ गए, राजनेता बनने लगे, ये कमाल की बात है। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद तो जाति धर्म सबका चुनाव में खुला प्रयोग होने लगा। नोट, वोट, मसल पावर, मनी पावर। अब दोस्तों याद रखो दोस्तों, यहाँ लोकतंत्र में तो हमने पढ़ा, हम कई बार जब पढ़ के भाई राष्ट्रपति की योग्यता देखो, सांसद बनने की योग्यता कोई भारतीय नागरिक हो, भाई लोकसभा के लिए 25 साल का हो, तो एक बार पढ़ के हमें उत्साह आ जाता है कि यार अब तो हम लगता है चुनाव जीत ही जाएंगे। ये बच्चों को हम बता देते हैं। इसे पॉलिटी पढ़ने वाले बच्चे तो उत्साहित हो जाते हैं, कोई बात नहीं, परीक्षा पास हो ना हो नेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों हकीकत में जाओगे तो कोई दिल बैठ जाएगा सुन के। हकीकत मामला ये है कि भारत में चुनाव लड़ना तो पूरा एक तरीके से पता चला, एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में
भले इलेक्शन कहे कि भैया इतना पैसा खर्च करो, इलेक्शन कह रहा है 70 लाख खर्च करो, यहाँ कहाँ 70 लाख में चुनाव हो रहा है दोस्तों। यहाँ पता चला कि 10-20 करोड़ जब तक हो चुनाव आप लड़ नहीं सकते। और पता चला कि जब तक आपके और अपराधियों का प्रभाव क्यों होता है, उनके पास नोट और वोट दोनों होता है। आम आदमी के पास हो सकता है, बिजनेसमैन के पास केवल नोट हो, आम आदमी के पास वोट हो, इनके पास तो दोनों है। इसलिए ये भारतीय लोकतंत्र में आपसे क्या कहोगे दोस्तों, संयोग की बात है कि भारतीय लोकतंत्र जिस आदर्श के साथ शुरू हुआ, भाई नेहरू थे, शास्त्री थे, एक ट्रेन की दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिया था, राजगोपालाचारी थे। अब उसी ने अब ऐसा होने लगा दोस्तों, तब बताओ, ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ा धब्बा है। डाकू भी लोकतंत्र में आने लगे, और कई तो डाकुओं ने प्रोफेशन बदल लिया। यूपी में तो बड़ा कमाल का मामला हो, पहले सारे डाकू चंबल में और कौन कौन सब डाकू थे, बाद में 1990 में सोचा भाई डकैती करना ज़्यादा खतरनाक काम है, तो ऐसा करें कि हम विधानसभा लोकसभा में आ जाए। दोस्तों कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे हमारे सांसद अब ऐसा, आज भी सांसदों विधायकों में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है। हम ऐसा नकारात्मक तस्वीर नहीं बनाना चाहते कि भारत में लोकतंत्र कुछ बचा ही नहीं है। दोस्तों कुछ प्रवृत्तियाँ, कहने का मतलब कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी उत्पन्न हुई तो थोड़ी गड़बड़ थी। अदरवाइज आज भी आप देखोगे सांसद और विधायक बनना बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, बड़ा महत्वपूर्ण काम है। मैं सांसद विधायक बनना, इसका मतलब है लाख लोगों की शिकायतों को सुनना, ये सामान्य काम नहीं है। इसके लिए तो वही आदमी हो सकता है जो पूरा घर बार छोड़ के भैया सब जनता का हो जाए। कहने का मतलब ये नहीं कि आप दोस्तों इस पिक्चर को ऐसे मत देखो कि अरे आपको सर ये तो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, ये कुछ लोकतंत्र में है ही नहीं है, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। ऐसा दिल तोड़ने की बात नहीं है, लेकिन हकीकत यह एक चैलेंज बहुत ज़्यादा है। हकीकत का मामला है कि चैलेंज बड़ा ही ज़्यादा है। अब आप देखोगे ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, भाई इलेक्शन कमीशन ने भी अपना रूप बदला, इलेक्शन कमीशन ने भी रूप बदला। और अब उसके बाद हुआ क्या, 89 के बाद तो 96 से लेकर 1998 के बीच में 3 लोकसभा चुनाव कराने पड़े। इसे दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था, सच मानो भारत में चुनाव एक साथ होने चाहिए। इतने बड़ा बड़ा देश है दोस्तों, इतना खर्च होता है। हमें क्या लगता है गए चुनाव करा चले आए, ऐसा नहीं होता। 6 महीने पहले तैयारी होती है, अधिकारी को प्रशिक्षण होता है, पुलिस की तैनाती होती है, सेना की, कई बार अर्धसैनिक बलों की तैनाती होती है, सबको पैसा देना पड़ता है। तो भाई जो कर्नाटका में काम हो रहा है 2024 में एक साथ क्यों नहीं करा लिया जाता, 2 ईवीएम रख के। अब जब भारत में इतनी समस्याएं आई तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपना रूप बदला, और उसके बाद आया क्या, चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और इसको प्रभावी बनाने का श्रेय टीएन शेषन को जाता है। और टीएन शेषन ने कभी लिखा था कि उन्होंने कहा था कि एक बार मुझसे 25 पैसे खो गए थे, या 25 पैसे का मैंने कुछ ऐसा खा लिया था जो माँ को बताया नहीं था, तो माँ ने बड़ी पिटाई कर दी थी। उनका वो घटना मुझे याद आ गई कि भाई जीवन में शुचिता होनी चाहिए, बिना पूछे ऐसे पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और टीएन शेषन का बड़ा फेमस भाषण था कि मैं हर रोज सुबह नाश्ते में मैं एक पॉलिटिशियन खाता हूँ। अब जरा सोच के देखिए, टीएन शेषन तो इतने प्रभावशाली हो गए कि मीडिया में वो तो टेलीविजन में चुनाव प्रचार में आने लगे, दंत मंजन का प्रचार करने लगे। टीएन शेषन की इमेज बहुत बड़ी बन गई और उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया। और ऐसा नहीं था दोस्तों, टीएन शेषन ही बताते हैं कि भारत में संविधान में समस्या नहीं है, अधिनियम में समस्या नहीं है दोस्तों, उस पद पर बैठे व्यक्ति में उतना विल पावर नहीं है। कई बार हम शिकायत करते हैं कि अरे ये संसद का अधिनियम, ये पद कमजोर है, संसद का अधिनियम ठीक नहीं है। अरे दोस्तों कार का महत्व है ड्राइवर का, मर्सिडीज में भी खराब ड्राइवर बैठा दिए तो खराबी कर देगा, और एक छोटी सी कार में भी अच्छा ड्राइवर बैठा दिए तो दन आगे बढ़ाएगा। तो टीएन शेषन तो दिखाते हैं, टीएन शेषन ने जबरदस्त काम किया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया, और दोस्तों पूरे चुनावों को बिल्कुल क्लीन कर दिया। और ऐसा नहीं था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कहीं से लाए और आप कहोगे सर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। तो दोस्तों ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, अगर हम कहें चुनाव आचार संहिता ये है क्या, तो पहला इसका उद्देश्य क्या है, सभी दलों को चुनाव में समान अवसर देना।
सभी दलों को चुनाव में समान अवसर देना, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है। यानी इंग्लिश में कहते हैं प्रोवाइडिंग लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको एक समान अवसर दिया जाए, यही तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। अब सभी दलों को, क्योंकि आप याद रखो जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ताधारी दल है, वो कभी हारना नहीं चाहता। वैसे दोस्तों जीवन में हारना कौन चाहता है? इसे जैसे इलेक्शन डेट, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर ये पर्पज है तो लागू कब होता है? चुनाव की तिथि की, जैसे चुनाव तिथि की घोषणा होती है, जैसे चुनाव तिथि की घोषणा होगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो कर्नाटक में भी लागू है। और ये किस पर लागू होता है? ये सही मायने में पहली बार तो 1960 के दशक में इसका प्रयोग किया गया था, और ये जनपत्नी तो नियम 1950 और 60 के आधार पे ही है। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोई लॉ नहीं है, जैसा नाम से ही है कंडक्ट, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई विधि नहीं है, बल्कि एक तरीके से कुछ प्रावधान है, नियम है। इसलिए आप देखो कोई लॉ नहीं है दोस्तों, ये नियम है, जिसको इन्फोर्स कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। और आप कहोगे कि क्या इसके उल्लंघन के लिए हम न्यायपालिका में जा सकते हैं? तो लॉ नहीं है, तो लॉ नहीं तो न्यायपालिका में क्या जाओगे? इसे कई बार कहा भी जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लॉ बना दिया जाए। तो लॉ बना दोगे तो मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ से हट जाएगा, फिर तो सीधे न्यायपालिका में चला जाएगा। लेकिन यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो चुनाव आचार संहिता है, ये किसके लागू होता है? दल के लिए भी है। ये किसके लिए है? उम्मीदवारों के लिए भी है। दल के लिए, उम्मीदवारों के लिए। तीसरा, पदाधिकारियों के लिए, जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी है। और चौथा, आम जनता के लिए भी है। यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सभी के लिए है। और पर्पज एक है, सत्ता में रहने वाले दल को फायदा नहीं मिले दोस्तों, क्योंकि मानव स्वभाव है, कोई हारना चाहता नहीं। और वो भी मुख्यमंत्री भी सोच के देखो, राजनीति में तो राजनीति से ज़्यादा उठापटक तो कहीं होता नहीं। तो राजनीति में क्या है? कभी मुट्ठी भर चना, कभी घनी घना, कभी वो भी मना। अगर सोच के देखो, जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री होगा दोस्तों, एक दिन में पैदल हो जाता है। अब आप जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिल लो। अभी देख रहे हो मोदी की जलवे हैं, तो जैसे ही कभी राहुल गांधी हो गए थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, पॉलिटिक्स में क्या उतार चढ़ाव होता है। इससे दलों के ऊपर लागू होता है कि सब दलों को समान सुविधाएं मिलेंगी, सर्किट हाउस सबके लिए अवेलेबल होगा। अब किसी दल का हेलीकॉप्टर उतर रहा है तो सबको सुविधा दी जाएगी, ऐसा अनेक सत्ताधारी दल को प्राथमिकता दी जाएगी। और ख़ास तौर पर यहाँ जो अधिकारी हैं, वो तैनात अधिकारी हैं, वो किसी भी दल विशेष का समर्थन नहीं कर सकते। और यहाँ पे तो इस सब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो सरकार किसी भी नई घोषणा नहीं कर सकती। सरकारी कर्मचारी, सरकारी जो मंत्री होते हैं, वो किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते। बस प्रधानमंत्री, उसका अपवाद है, प्रधानमंत्री के सुरक्षा कारणों से ये कहा गया प्रधानमंत्री अपने सरकारी वाहन का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, न तो कोई नई घोषणा होगी, न किसी कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, न कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। इसलिए अब देखो, जब कहीं चुनाव आता है तो 2-4 महीने धड़ाधड़ सारे योजनाओं का उद्घाटन होता है, क्योंकि उनको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे लगा, सारे काम बंद। उसके बाद अब करो, चुनाव के बाद करवाओ। तो एक बार तो ये भी कह दिया गया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान प्रधानमंत्री मन की बात क्यों करते हैं? तो लोगों ने कहा, भाई प्रधानमंत्री मन की बात में कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि बजट आने वाला था, उसी समय 4 राज्य के चुनाव थे। लोगों ने कहा ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। तो आप समझ लो कितनी बड़ी बात है कि सरकार एक तरीके से, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो सरकार तो काम चलाऊ सरकार बन जाती है। सरकार काम चलाऊ सरकार रहेगी, भाई ने कोई विधि बनाएगी, नीति बनाएगी, काम चलाऊ सरकार ही तो है। फिर आम जनता, तो स्वाभाविक रूप में आम जनता निर्वाचन के दायरे में नहीं आएगा, वो कहीं बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास नहीं करेगा। पहले तो बड़ा, जब ईवीएम नहीं थी तो लोग, जो मतदाता पत्र होता था, ईवीएम नहीं थी, पुलिस वगैरह नहीं होती थी, तो लोग जाते थे दौड़ के मतदाता पत्र उठा कुएं में डाल देते थे, तो उसमें तो ठप्पा लगता था, इसका ठप्पा उधर, उसका ठप्पा उधर, सब बेकार हो जाता था। अब ऐसा नहीं है,
बाकायदा अब तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो जाती है। बंगाल में तो 3-3 फेज में चुनाव हुआ इसीलिए। और पदाधिकारी इनके अपॉइंटमेंट ट्रांसफर की शक्ति इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती है। अगर निर्वाचन आयोग कभी लगा कि अधिकारी काम नहीं कर रहा है, वो सीधा स्थानांतरण कर देगा। और उम्मीदवार से अपेक्षा का पैसा न दे, शराब न दे और मतदाताओं को लाने के लिए किसी वाहन का प्रयोग न करे, तो ये उम्मीदवारों के लिए है। दलों के लिए भी है कि भाई किसी को बिस्कन्या न कहें, किसी को सांप न कहें, किसी को जहरीला नाग न कहें। तो अब देखो दोस्तों, अच्छा लोकतंत्र में इतनी मर्यादा होनी चाहिए। अब यही ब्रिटेन और भारत में फ़र्क है। ब्रिटेन में आप देखोगे कि जब चुनाव होता है तो ऐसा लगता है कि दो सज्जन लोग बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे पता चला कि इस स्तर पे, जबकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि भाई मर्यादा होनी चाहिए बात की भी। अरे असहमति करिए, आलोचना करिए विचारधारा की, अब व्यक्ति विशेष पर हमला मत कर दीजिए। ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। तो इलेक्शन कमीशन बार बार कहता रहता है भाई देखिए ये मत करिए, वो मत करिए। इलेक्शन कमीशन एक तरीके से नैतिक चौकीदारी करता है और इलेक्शन कमीशन की बात लोग मानते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानेंगे तो जनता पे भी खराब प्रभाव होता है। इसका मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सभी के लिए लागू होता है। अब निर्वाचन आयोग की नई भूमिका आ गई। इतना ही नहीं, अब निर्वाचन आयोग दोस्तों आगे बढ़ता चला गया। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था ही निर्वाचन आयोग का। अब जैसे जैसे निर्वाचन आयोग चुनाव बदला तो निर्वाचन, इसलिए देखो दोस्तों, पहले निष्पक्ष निर्वाचन करना आसान था, आज बहुत टफ है, आज बहुत कठिन काम है। कि पहले उम्मीदवार भी तो नेहरू थे, शास्त्री थे, अम्बेडकर थे। आज तमंचे पर डिस्को करने वाले उम्मीदवार जब आ जाएंगे, ये जब सभी लोग नहीं है तो फिर इसमें चैलेंज तो आएगा ही आएगा। अब देखो इधर एक तरफ दल है, फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। अब इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव सुधार करना शुरू किया, अब इलेक्शन कमीशन ने केवल ये नहीं कि भाई हम चुनाव फ्री एंड फेयर करेंगे, नियमों में थोड़ा चेंज हो, भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में थोड़ा चेंज किया जाए। अब दोस्तों आप जानते हो कानून बनाने का अधिकार या तो संसद को है या न्यायालय को है। अब इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आप देखोगे जैसे गठबंधन सरकार भारत में आई, गठबंधन सरकारों के दौरान सरकार थोड़ी कमजोर हुई तो प्रभाव क्या आया। अब न्यायपालिका थोड़ा सक्रिय हुई, और आपको याद हुआ न्यायपालिका सक्रिय हुई और अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई न्यायपालिका थोड़ा सा आप भी हमारा सहायता करिए, तभी तो बात बनेगी। क्योंकि अब और हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन सरकार से रिकमेंडेशन कर रहा था भाई ये सुधार कर दो, सुधार कर दो। अब सरकार क्यों सुने, तो हुआ यही कि लोग जनहित याचिका लेके उच्चतम न्यायालय चले गए। अब जब जनहित याचिका लेके उच्चतम न्यायालय गए तो अब देखोगे उच्चतम न्यायालय ने तमाम इलेक्टोरल रिफॉर्म कर दिया, और इसीलिए उच्चतम न्यायालय के कारण इलेक्शन कमीशन की भूमिका और बढ़ गई। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, पहला अब 2003 में कह दिया कि भाई सूचना दे, उम्मीदवार अपने शैक्षिक पृष्ठभूमि, अपनी वित्तीय देनदारी और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में सूचना दे। अब उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि भाई उम्मीदवार अपने शैक्षिक पृष्ठभूमि, वित्तीय देनदारी और आपराधिक रिकॉर्ड बताएं, और बताएं लोगों को ही बताया जाएगा कि हमारे जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं। अब ये उच्चतम न्यायालय ने कहा, क्या कहा था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मवाद में, ये शायद हमने पहले भी आपको ही बताया था, न्यायालय में बताया होगा, कहीं और बताया होगा। अब देखो दोस्तों, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में उच्चतम न्यायालय कूद गया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होता है दोस्तों, इसलिए उच्चतम न्यायालय का आज रहना बड़ा जरूरी है। उच्चतम न्यायालय न होता तो शायद न तो सीजी इतना अच्छा काम कर पाता इलेक्शन कमीशन। अब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई देखो अब तो ये देना पड़ेगा, और उसी का परिणाम फिर दूसरा क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने, ये तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर बाद में कहा गया। दूसरा फिर क्या मामला आया, लिली थॉमस केस। लिली थॉमस बाद में कहा गया, देखो दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के क्लॉज 4 में चेंज किया गया, क्योंकि इसमें कहा गया था
कि अगर कोई व्यक्ति अपराध 2 साल का सजा प्राप्त है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन कोई सांसद है और विधायक है और वो कोर्ट से दोषी हो गया तो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, अगली अपील करेगा। यानी अभी राहुल गांधी की सदस्यता इसी कारण गई है। उच्चतम न्यायालय ने ली थॉमस केस में कहा भाई ये कौन सी बात है, अगर अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता तो जिसे कोर्ट ने अपराधी घोषित कर दिया वो सांसद विधायक कैसे रहेगा, तत्काल उसको डिस्क्वालीफाई करो। और ली थॉमस ने तो उच्चतम न्यायालय से ये भी कह दिया महोदय आप ऐसा कर दो कि जिन लोगों के ऊपर गंभीर हत्या अपराध के मामले चल रहे हैं उन्हें चुनाव लड़ने से ही रोक दो। अब इलेक्शन कमीशन ने किया नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, न्यायालय ने भी नहीं किया, क्योंकि इसका मतलब है कि न्यायालय भी थोड़ा भाई न्यायालय को लगेगा कि हर काम हम ही कर देंगे तो विधायिका क्या करेगी, टकराव बढ़ेगा। लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है भाई दोस्तों, चुनाव तो साफ होने चाहिए, दाग तो अच्छे नहीं होते। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति सांसद या विधायक रहते हुए 2 साल की सजा पा गया तो अपील करे वो अलग बात है, लेकिन उसकी सांसदी नहीं रहेगी, वो विधानसभा से तुरंत डिस्क्वालीफाई होगा। ऐसा नहीं है कि भाई अपील करता है, नहीं तो हमारे यहाँ तो अपील में तो पता चला 10 साल में निर्णय होगा, तो फिर क्या फायदा निर्णय का रहा। लेकिन अभी तो मांग की जा रही है कि ऐसे जो गंभीर अपराध जिनके ऊपर आरोप लगे हैं केवल सिद्ध नहीं हुआ, उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, ऐसी मांग चल रही है। तो आप देखोगे फिर उच्चतम न्यायालय आ गया इधर पे, और फिर अभी उच्चतम न्यायालय ने नोटा का प्रयोग कर दिया। क्योंकि कई लोग कहते थे भैया हम किसको वोट दें, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ है, हम किसको वोट दें, तो हम एक विकल्प दो। यानी नोटा मतलब नन ऑफ द एबव, यानी हम किसी को नहीं टिक करेंगे। यद्यपि अभी नोटा का विकल्प उतना अच्छा है नहीं कि दोस्तों नोटा तो नकारात्मक है। आप मान लो कि किसी चुनाव क्षेत्र में नोटा लोगों ने 50% दबा दिया, तो अब सवाल है कुछ वो तो चुनाव फिर से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। और अब ऐसा हुआ भी नहीं कि नोटा में किसी को सबसे ज़्यादा मत मिल जाए, ऐसा हुआ भी नहीं हमारे यहाँ। लेकिन अगर नोटा में कोई ज़्यादा मत किसी को मिल भी जाता है तो भी चुनाव रद्द नहीं होगा, वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा जिसको नोटा के बाद दूसरा स्थान मिला हुआ है। कई लोग कहते हैं यार ये तो मजाक हो गया नोटा का, लेकिन दोस्तों ये बड़ा बदनामी हो गया। जरा सोच के देखो, अगर किसी चुनाव क्षेत्र में नोटा पे ज़्यादा बटन दबा दिया लोगों ने, तो आने वाले समय में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देगा नहीं। ये भी इलेक्शन कमीशन कारण हुआ। और अभी फिर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, उच्चतम आपने देखा होगा आजकल MP MLA स्पेशल कोर्ट बनी हुई है। MP MLA जो BCS न्यायालय बना हुआ है वो उच्चतम न्यायालय के निर्देश के ही कारण है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि अतीक अहमद डिस्क्वालीफाइड हो गए, MP MLA यानी अभी मुख्तार अंसारी खिलाफ मामला था, यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा क्योंकि भाई देखो हमारे कानून ऐसा है कि जब तक कोई न्यायपालिका के द्वारा दोषी नहीं तब तक निर्दोष, और न्यायपालिका को दोषी बनाने में 5 साल लगेगा, चलो फिर तो मैं दोषी है ही नहीं हूँ। इसलिए MP MLA कोर्ट का उच्चतम न्यायालय ने बनाया। उच्चतम ने कहा नहीं, ये केवल MP MLA का मामला देखेंगे, और उच्चतम न्यायालय ने तो ये तो कहा था 1 साल में सारे मामले हल करो, केवल 1 साल में, 1 साल में सारे मामले हल करो। लेकिन अब सवाल यह है कि 1 साल में सारे मामले तो हल नहीं हो पाए, अभी 3-4 साल लग गया, कि तभी मामले हल तो हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ न कोर्ट किसी को दोषी सिद्ध कर पाएगी और न वो अपराधी होगा, और कोर्ट दोषी सिद्ध नहीं कर पाएगी, निर्दोष, कानून तो ये कहता है। उच्चतम ने कहा ना ऐसे नहीं चलेगा, स्पेशल MP MLA कोर्ट बनाएगी। इधर सोच के देखो, इसे चुनाव को साफ किया जा सके, चुनाव को हम साफ कर पाए दोस्तों, यही तो डेमोक्रेसी का फर्क है। और चुनाव कैसे साफ होगा, केवल ऐसे नहीं, कुछ और बातें भी दोस्तों हैं, लेकिन थोड़ी सी बात बची हुई है कल। आज के लिए इतना है, नमस्कार।